बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपसे मुखातब है मोहम्मद यासीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मीट्रिक स्पेस है और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे मीट्रिक स्पेस की। ये पहला लेक्चर है मीट्रिक स्पेस का। सबसे पहले हम मीट्रिक को डिफ़ाइन करते हैं। लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और आर जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। डी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद इट सेल्फ टू आर है, यानी एक्स क्रॉस एक्स से आर जो है डी एक फंक्शन है। ये जो डी है ये एक्स पर मीट्रिक कहलाएगा। देन डी इज़ कॉल्ड मीट्रिक ऑन एक्स या डिस्टेंस फंक्शन कहलाएगा इफ़ डी सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर एक्सियम्स। अगर डी जो है इन चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो डी है ये एक्स पर मीट्रिक है। पहला एक्सियम जो है M1 जो है वो ये है कि डी ऑफ x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। क्या आप x का कोई भी पेयर ले लें, x के एलिमेंट्स का कोई भी पेयर ले लें तो हर पेयर के लिए जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, यानी पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। अब जब आप d अप्लाई करेंगे किसी भी पेयर पर तो जो आंसर है वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, क्योंकि आपका जो डी फंक्शन है वो एक्स क्रॉस एक्स से आ रहा है। तो पहला एग्जाम ये है कि आप एक्स में से कोई भी पेयर ले लें, यानी एक्स क्रॉस एक्स का कोई भी एलिमेंट ले लें। एक्स क्रॉस एक्स में एलिमेंट किस तरह के होंगे, पेयर फॉर्म के होंगे। तो एक्स क्रॉस एक्स का आप कोई भी एलिमेंट ले लें, उस पर आप डी अप्लाई करें तो जो आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। दूसरा एग्जाम M2 ये है कि डी ऑफ x1 x2 इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 इक्वल टू x2। कि आप कोई भी पेयर ले लें, उस पेयर में जो एलिमेंट्स हैं x1 और x2, अगर x1 और x2 इक्वल हों तो उन पर जब आप डी अप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आए, और अगर उनका दो एलिमेंट्स का आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है वो जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो उन पर जब आप डी अप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, और अगर उन पे डी अप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये एक्सियम है। दोनों साइड से आपने प्रूव करना है, इफ़ के साथ भी और ओनली के साथ भी। तीसरा एक्सियम जो है वो ये है कि डी ऑफ x1 x2 इक्वल टू डी ऑफ x2 x1, के x के किसी भी पेयर के लिए, यानी कोई से भी आप दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 x2, तो x1 से x2 डिस्टेंस फाइंड करें या x2 से x1 डिस्टेंस फाइंड करें, दोनों का जो आंसर है वो सेम आए। चौथी प्रॉपर्टी है, अच्छा जो तीसरी प्रॉपर्टी इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। चौथा जो एग्जाम है वो M4 वो ये कहता है कि अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं एक्स के, x1 x2 और x3, मतलब एक्स क्रॉस एक्स के आप तीन पेयर्स ले लेते हैं। एक पेयर जो है वो x1 x2 है, दूसरा पेयर x2 x3 है, और तीसरा पेयर x1 x3, या आप इस तरह कह लें कि x के तीन एलिमेंट्स आप ले लेते हैं x1 x2 x3। तो आप x1 से x2 भी डिस्टेंस फाइंड कर लें, x2 से x3 भी डिस्टेंस फाइंड कर लें, और x1 से x3 भी डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो x1 और x3 का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन या इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ x1 x2 प्लस डिस्टेंस ऑफ x2 x3, के डी ऑफ x1 x3 जो है ये लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ x1 x2 प्लस डी ऑफ x2 x3। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो अगर ये चारों एक्सियम जो हैं ये सेटिस्फाई हो जाते हैं या डी सेटिस्फाई कर जाता है इन चारों एक्सियम्स को, हम कहेंगे कि ये जो डी है ये मीट्रिक है। और अगर डी मीट्रिक हो एक्स पर तो एक्स और डी का जो पेयर होगा वो मीट्रिक स्पेस कहलाएगा।
तो दोबारा रिकॉल कर लें, चार एक्सियम्स हैं। अगर डी इनको सेटिस्फाई कर जाता है तो जो डी होगा वो मीट्रिक होगा, और एक्स और डी का जो पेयर है वो मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। पहले एग्जाम, कोई से भी दो आप एक्स के एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई भी पेयर आप ले लेते हैं, मतलब एक्स क्रॉस एक्स का कोई भी आप एलिमेंट ले लेते हैं, आप डी अप्लाई करें तो जो आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आए। दूसरा, अगर दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस ज़ीरो आ रहा है तो वो दो एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, और अगर दो एलिमेंट्स बराबर है तो उनका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। ये है इफ़ एंड ओनली इफ के साथ। तीसरा, कि डी ऑफ एक्स वन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वन एक्स टू इक्वल होना चाहिए डी ऑफ एक्स टू एक्स वन से, यानी आप एक्स वन से एक्स टू डिस्टेंस फाइंड करें या एक्स टू से एक्स वन डिस्टेंस फाइंड करें, दोनों का आंसर जो है वो सेम है। इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइंगल इनक्वालिटी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास एक्स के 3 पॉइंट्स हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो एक्स वन और एक्स टू का डिस्टेंस फाइंड कर लें, एक्स टू एक्स थ्री डिस्टेंस फाइंड कर लें, और एक्स वन से एक्स थ्री डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो एक्स वन और एक्स थ्री का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स टू एक्स थ्री के। डी ऑफ एक्स वन एक्स थ्री लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होगा डी ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस डी ऑफ एक्स टू एक्स थ्री। अगर ये चारों एग्जाम जो है सेटिस्फाई कर जाता है डी, तो डी जो है वो मीट्रिक कहलाएगा, और डी एक्स और डी का जो पेयर है ये मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स अब देखेंगे। पहली एग्जांपल जो है वो यूजुअल मीट्रिक ऑन आर है, कि अगर आप आर क्रॉस आर से, यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो आर है तो इसलिए आर क्रॉस आर लिखा हुआ है। आप अगर डी एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं आर क्रॉस आर से आर तक, गिवन बाय डी ऑफ एक्स वन एक्स टू इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये जो डी हमने डिफाइन किया है ये मीट्रिक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एक मीट्रिक है, और ये आर पर यूजुअल मीट्रिक है। मतलब कि अगर आर आपको दे दिया जाता है कि आर मीट्रिक स्पेस है, और आर का आपको कोई भी मीट्रिक आपको नहीं बताया जाता, फिर आर का आप ये मीट्रिक यूज़ करेंगे। ये आर का यूजुअल मीट्रिक है, मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू। तो देन डी इज कॉल्ड यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, एंड पेयर ऑफ आर एंड डी इज ए मीट्रिक स्पेस। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो डी दिया हुआ है ये वाकई ही मीट्रिक है, जिसको हमने यूजुअल मीट्रिक का नाम दिया है। एम वन क्या है कि डी ऑफ एक्स वन एक्स टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब देखें एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉडुलस वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है, तो इसलिए एक्स वन माइनस एक्स टू जो है इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है, यानी डी ऑफ एक्स वन एक्स टू है, तो इसकी जगह डी ऑफ एक्स वन एक्स टू लिख दें, तो डी ऑफ एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला जो एग्जाम है वो सेटिस्फाई डी कर रहा है। दूसरा एग्जाम जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है, कि अगर दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस ज़ीरो हो तो एलिमेंट्स बराबर होंगे, और एलिमेंट्स बराबर हों तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स वन और एक्स टू पे अप्लाई करें तो जो आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। अब डी ऑफ एक्स वन एक्स टू किसके इक्वल है, एक्स माइनस एक्स टू के मॉड के इक्वल है, इसकी जगह ये आ जाएगा। अब एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉड ज़ीरो आ रहा है, तो किसी नंबर की मॉडुलस वैल्यू ज़ीरो कब आती है, जब वो नंबर खुद ज़ीरो के इक्वल हो। इसका मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू जो है ये ज़ीरो के इक्वल है, और अगर एक्स वन माइनस एक्स टू ज़ीरो के इक्वल है तो एक्स वन इक्वल होगा एक्स टू के। इसी तरह आप अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ओनली वाला केस हो जाएगा। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ प्रूव हो गया है कि आप यहाँ पे एक्स वन एक्स टू सपोज कर लें ये इक्वल है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल है तो इसकी मॉडुलस वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो फिर डी ऑफ एक्स वन एक्स टू जो है ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर आप ओनली वाला केस देख सकते हैं। तो ये M2 जो एग्जाम है वो भी सेटिस्फाई होगी। M3 के डी ऑफ एक्स वन एक्स टू जो है ये इक्वल होना चाहिए डी ऑफ एक्स टू एक्स वन के। चले इसको देखते हैं, कंसीडर कर लें डी ऑफ एक्स वन एक्स टू।
तो ये किसका इक्वल है, x1 माइनस x2 के मॉड के इक्वल है। अब हमें ये पता है, अब यहाँ पे x1 माइनस x2 क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। हमें पता है कि रियल नंबर्स में a माइनस बी का जो मॉड है ये इक्वल होता है b माइनस ए के मॉड के। वो कैसे, a माइनस बी का मॉड है तो उसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो वो b माइनस ए बन जाएगा, और मॉड जो है वो माइनस को ख़त्म कर देगा तो वो b माइनस ए का मॉड बन जाएगा। तो इसलिए हम x1 माइनस x2 के मॉड की जगह x2 माइनस x1 का मॉड लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये d ऑफ x2 x1 है। तो जो सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी थी, एग्जाम जो था M3 जो है वो भी सेटिस्फाई हो गया कि d ऑफ x1 x2 जो है यहाँ पे d ऑफ x2 x1 के इक्वल है। अब चौथा एग्जाम हम देख लेते हैं M4 वाला, कि d ऑफ x1 x3 जो है ये लेस देन इक्वल टू d ऑफ x2 d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3 होना चाहिए। चलें कंसीडर कर लेते हैं d ऑफ x1 x3, ये किसका इक्वल है, x1 माइनस x3 के मॉड के इक्वल है। इसमें आप x2 जो है ये सब्ट्रैक्ट भी कर दें और ऐड भी कर दें। अब x1 माइनस x2 जो है इसको आप a समझें और x2 माइनस x3 को आप b समझें। हमें पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसमें जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये होल्ड करती है, मतलब a प्लस बी का जो मॉड है ये लेस देन इक्वल होता है a का मॉड प्लस b का मॉड। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल x1 माइनस x2 का मॉड प्लस x2 माइनस x3 का मॉड। अब x1 माइनस x2 का मॉड क्या है, ये d ऑफ x1 x2 है, और x2 x3 का मॉड क्या है, ये d ऑफ x2 x3। तो d ऑफ x1 x3 लेस देन इक्वल आ गया d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो भी इसमें होल्ड कर रही। तो d जो है वो चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो d जो है वो r पर मीट्रिक है, और r और d का जो पेयर है ये मीट्रिक स्पेस है। इस तरह अब यूजुअल मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर जो है उसका यूजुअल मीट्रिक कौन सा है। अगर आपको ये कह दिया जाए आर स्क्वायर जो है ये एक मीट्रिक स्पेस है, और आपको इस पर कोई भी मीट्रिक जो है वो डिफ़ाइन करके ना दिया जाए, फिर आप इसका ये यूजुअल मीट्रिक ही इस्तेमाल करेंगे। तो लेट हम डी कंसिडर कर लेते हैं फंक्शन आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर तक, जो कि इस तरह डिफ़ाइन किया गया है। अब आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, आर स्क्वायर में पेयर्स होंगे, एक्स आर के एक्स और वाई एलिमेंट्स के क्या होंगे, पेयर्स होंगे, आर के एलिमेंट्स के पेयर्स होंगे। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि आर स्क्वायर जो है इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर में फॉर्म में। और आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर में किस फॉर्म के एलिमेंट होंगे, इसमें पेयर्स होंगे आर स्क्वायर के एलिमेंट्स के, मतलब पेयर्स के पेयर होंगे, पेयर्स के पेयर होंगे। मतलब ये नीचे लिखा हुआ इस फॉर्म को होगा कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर्स ऑफ पेयर फॉर्म के होंगे, यानी x1 में कॉमा x2 का पेयर, आगे कॉमा y1 y2 का पेयर। तो इस फॉर्म के जो एलिमेंट्स है वो r क्रॉस r2 से होंगे। तो अब आपने डी अप्लाई किस पे करना है, आपने आर स्क्वायर आर क्रॉस का एलिमेंट लेना है, उस पर डी अप्लाई करना है, और एलिमेंट किसका आना है, आर का। तो आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर का एलिमेंट ले लिया, x1 y1 x2 y2। इस पे वो कहता है कि डी अगर अप्लाई करें तो आंसर ये आता है x1 माइनस x2 का मॉड जमा y1 माइनस y2 का मॉड, सॉरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर जमा y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है। यह इसका यूजुअल मीट्रिक है। ये हम जो 9th 11 वहाँ पे भी हम इस्तेमाल इसको उन क्लासेस में इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको दो नुकात या आर्डर पेयर दिए हुए थे और आप उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते थे। तो ये वही है यूजुअल मीट्रिक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो डी है ये यूजुअल मीट्रिक है, आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर डी जो है वो आर स्क्वायर पर मीट्रिक है तो आर स्क्वायर और डी का जो पेयर होगा ये मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। इस तरह आर क्यूब का आप पेयर जो यूजुअल मीट्रिक है वो भी आप ये देख लें, इसका यूजुअल मीट्रिक जो होगा ये होगा। अब आर क्यूब है तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, इसमें आर के एलिमेंट्स के टुपल्स होंगे, यानी ये नीचे R3 लिखा हुआ है,
इस फॉर्म के इसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई जेड जो है आर के एलिमेंट। तो आर के थ्योरी क्रॉस आर के थ्योरी में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इसमें पेयर्स ऑफ टुपल्स होंगे, पेयर्स ऑफ टुपल्स होंगे, क्योंकि आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें पेयर्स आते हैं। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किसका फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आर की थ्योरी का आर की थ्योरी के साथ ही, तो इसमें टुपल्स आएंगे, पेयर्स ऑफ टुपल्स आएंगे। तो वो कहता है कि आप क्रॉस आर की थ्योरी क्रॉस आर की थ्योरी का कोई एलिमेंट ले लें, x1 y1 z1 कॉमा x2 y2 z2, इस पर आप डी अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल है, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। जिसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो डी है ये मीट्रिक है और इसको हम आर की थ्योरी का यूजुअल मीट्रिक कहते हैं। तो आर की थ्योरी अगर आपको दे दी जाती है मीट्रिक स्पेस और आपको इसका मीट्रिक नहीं दिया जाता तो फिर आप ये यूजुअल मीट्रिक आप यूज़ करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डी की जो मीट्रिक नहीं होंगी। ये डी जो है वो एक्सियम किसी न किसी एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करेगा इन चार में से, फिर जो डी है वो मीट्रिक नहीं होगा। एक्स हमारे पास आर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। डी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि डी ऑफ x1 x2 जो है इक्वल है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x1 का मॉड कोमा x2 का मॉड। मतलब कि x1 का मॉड भी आप फाइंड कर लें, x2 का मॉड भी फाइंड कर लें, तो उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू होगी। तो आप इसको चेक कर लें, ये इसमें जो दूसरा जो एक्सियम है M2 वाला वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो क्या था कि अगर दो एलिमेंट सेम हो तो उनका जो डिस्टेंस वो सेम होना ज़ीरो होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि x1 और x2 जो है ये दोनों सेम है, यानी इक्वल है। अब अगर x1 x2 दोनों इक्वल हैं तो दोनों का मॉड जो है वो भी इक्वल होगा। तो आप दोनों के मॉड के जब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, या तो x1 भी लिख सकते हैं आप, x1 का मॉड भी लिख सकते हैं या x2 का मॉड भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आप मैक्सिमम वैल्यू जो है मतलब 2 और 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो x1 का मॉड भी लिख सकते हैं और x2 का मॉड भी लिख सकते हैं। तो हमने फर्ज कर लिया कि मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हमने उसकी जगह क्या लिख लिया, x2 का मॉड लिख लिया। अब ये मैक्सिमम ऑफ x1 का मॉड कॉमा x2 का मॉड ये क्या है, ये डी ऑफ x1 x2 है। अब डी ऑफ x1 x2 ये ज़ीरो कब हो सकता है, अगर ये x2 का मॉड ज़ीरो हो जाए। अगर x2 का मॉड ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 मॉड x2 मॉड ज़ीरो होगी। तो अगर ये ज़ीरो होगी तो डी ऑफ x1 x2 ये ज़ीरो होगा, क्योंकि डी ऑफ x1 x2 उसके इक्वल है। तो इसका मतलब डी ऑफ x1 x2 ज़ीरो कब हो सकता है, ये तब भी पॉसिबल है अगर x2 का मॉड ज़ीरो हो जाए। लेकिन ये हर पेयर में तो पॉसिबल नहीं है कि हर पेयर में जो x2 हो उसका मॉड जो है वो ज़ीरो हो, क्योंकि हमने तो तमाम पेयर्स के लिए देखना है। तो इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है इसका ज़ीरो होना, कि x2 जो है वो ज़ीरो हो तो फिर इस पेयर का जो डी है वो ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब डी इज़ नॉट ऑलवेज ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2। यहाँ पे डबल एफ आना था। तो 10 डी इज़ नॉट मीट्रिक, क्योंकि इसमें M2 वाली जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये मीट्रिक नहीं है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं जो मीट्रिक नहीं होगा। एक्स हमारे पास आर है, इस पर हमने डी डिफाइन किया है कि डी ऑफ x1 कॉमा x2 जो है ये इक्वल है x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड। इस पर देखें आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी M2 वाली जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं होती है कि अगर दो एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो तो उनका जो डी है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। हम फर्ज कर लेते हैं कि x1 और x2 जो है ये दोनों इक्वल हैं। अब दोनों अगर इक्वल हैं तो दोनों का जो मॉड है वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब x1 प्लस x2 का मॉड है, इसको हम लिख सकते हैं x2 का मॉड प्लस x2 का मॉड, क्योंकि x1 का मॉड और x2 का मॉड इक्वल है। अब यहाँ से x1 का मॉड जमा x2 का जो मॉड है इक्वल आ रहा है 2 ऑफ x2 का मॉड। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड है ये क्या है, ये डी ऑफ x1 x2 है। अब ये ज़ीरो कब हो सकता है, ये ज़ीरो के इक्वल कब हो सकता है, अगर x2 का मॉड ये ज़ीरो हो जाए, क्योंकि x2 का मॉड अगर ज़ीरो हो जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा।
तो इसका मतलब डी ऑफ x1 x2 का ज़ीरो होना किस पे डिपेंड कर रहा है, x2 मॉड के ज़ीरो होने पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हर पेयर में तो x2 का मॉड ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो हर पेयर के लिहाज से हमने ये प्रॉपर्टी देखनी है। तो इसका मतलब ये जो डी है ये ऑलवेज ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डी इज़ नॉट मीट्रिक। इसमें जो M2 वाला जो एक्सियम था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि दो एलिमेंट्स सेम हो तो उनका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा। तो इसमें जो एक्सियम M2 वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो डी है ये मीट्रिक नहीं है। पहले में आप ये बताइए बात, आप दोबारा भी इसको नोट कर लें कि व्हेन वी से आर इज अ मीट्रिक स्पेस विद डॉट गिविंग अ मीट्रिक होना, और हम कहते हैं कि आर मीट्रिक स्पेस है लेकिन आपको मीट्रिक नहीं दिया जाता, तो आप जो है इसका यूजुअल मीट्रिक इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आर स्क्वायर और आर क्यूब के लिए भी आप इस तरह करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल है कि आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर एक डी डिफाइन किया हुआ है। अब आर स्क्वायर तो आर क्रॉस आर स्क्वायर है, तो आप इसके एलिमेंट्स लेंगे और उस पर डी डिफाइन करेंगे। तो उसने डी डिफाइन किया है कि डी ऑफ P1 कॉमा P2 जो है ये इक्वल है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड कॉमा y1 माइनस y2 का मॉड। जहाँ पे P1 जो है ये P1 जो है वो एक नुक्ता है, यानी ऑर्डर पेयर है। यानी P1 जो है वो आपके पास है x1 y1 और P2 जो है वो आपके पास है x2 y2। यानी आर स्क्वायर के आपने एलिमेंट्स लिए P1 P2। तो वो कहता है कि आप डी ऑफ P1 P2 फाइंड करें, यानी इनके दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें, तो वो इक्वल आता है मैक्सिमम वैल्यू यानी x1 माइनस x2 का मॉड फाइंड कर लें, y1 माइनस y2 का मॉड फाइंड कर लें। मतलब एक्स पहले में से पहला माइनस करके मॉड फाइंड कर लें, ऑर्डर पेयर में से जो पहला एलिमेंट है उसमें से पहला माइनस करके मॉड फाइंड कर लें, दूसरे में से दूसरा माइनस करके मॉड फाइंड कर लें। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको वो जो होगा वो डी की वैल्यू होगी, या डी ऑफ P1 P2 की वो वैल्यू होगी। तो चेक करें कि ये जो डी है ये स्क्वायर पर मीट्रिक है। तो हम चेक कर लेते हैं, पहला एग्जाम M1 चेक कर लेते हैं। अब पहला एग्जाम क्या है कि डी ऑफ P1 P2 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हमें पता है, अब आप जो मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करेंगे x1 माइनस x2 मॉड कॉमा y1 माइनस y2 का मॉड। अब दोनों मॉड हैं, तो मॉड जो हमेशा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इनमें से जो मर्जी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब ये डी ऑफ P1, क्योंकि ये किसका इक्वल है, डी ऑफ P1 P2 के इक्वल है, तो इसका मतलब डी ऑफ P1 P2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो पहला जो एक्सियम है वो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा एग्जाम चेक कर लेते हैं कि अगर दो एलिमेंट सेम है तो उनका डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए, या अगर दो एलिमेंट सेम है तो उनका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो डिस्टेंस है यानी इन पर डी अप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आता है। तो इफ़ एंड ओनली इसको हम डी ऑफ P1 P2 जो है ये इक्वल है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड कॉमा y1 माइनस y2 का मॉड, और ये किसका इक्वल है, ज़ीरो के। अब अगर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स भी जो होंगे वो भी ज़ीरो के इक्वल होंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है। तो इसका मतलब दोनों किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के। लेस देन ज़ीरो तो हो नहीं सकते, या ग्रेटर देन इक्वल मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू दो तीन चार पाँच नंबर की आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो वो ज़ीरो कब आ सकती है, या तो वो सारे ज़ीरो हों या कुछ ज़ीरो हों और बाकी जो हों वो ज़ीरो से छोटे हों। और ये ज़ीरो से छोटे तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये मॉड है और मॉड हमेशा जो वैल्यू देता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो देता है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू इनकी ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब ये दोनों ज़ीरो के इक्वल होंगे। तो x1 अगर ये खुद ज़ीरो के इक्वल है, इनका जो मॉड है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब ये खुद भी ज़ीरो के इक्वल होंगे। तो यहाँ से x1 इक्वल आ जाएगा x2 के, y1 इक्वल आ जाएगा y2 के। तो x1 y1 इक्वल आ जाएगा x2 y2 के, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर भी बराबर होंगे। तो लेफ़्ट साइड वाला P1 है, राइट साइड वाला P2 है। अब हमने कंसीडर किया था कि इनका डिस्टेंस ज़ीरो है,
और ये जो एलिमेंट्स ये भी इक्वल हो गए। इसी तरह आप ओनली केस जो है कि दो एलिमेंट सेम हो, उनका डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा, वो आप नीचे से ऊपर को जाए तो वो भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा एक्सियम के डी ऑफ P1 P2 ये इक्वल होना चाहिए P2 P1 के। कंसिडर कर लेते हैं डी ऑफ P1 P2 ये किसका इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड y1 माइनस y2 का मॉड। अब x1 x2 क्या है, ये रियल नंबर्स हैं क्योंकि हम यहाँ पे आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे वो आर के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो इसलिए x1 जो है और x2 y1 y2 ये रियल नंबर्स हैं। और हमें पता है रियल नंबर्स में ट्राइंगुलर इनक्वलिटी जो है वो होल्ड कर सॉरी और जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल होता है मॉड ऑफ b माइनस ए के। तो इसलिए हम x1 माइनस x2 का जो मॉड है उसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का मॉड। और इसी तरह y1 माइनस y2 का जो मॉड है इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का मॉड। तो ये x2 माइनस x1 का मॉड y2 माइनस y1 का मॉड, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, तो ये होगा डी ऑफ P2 P1, क्योंकि इसमें x2 y2 पहले आ रहे हैं तो P2 पहले आएगा और x1 y1 बाद में आ रहे हैं तो P1 बाद में आएगा। क्योंकि अगर आप गौर करें जो डी ऑफ P1 P2 है तो उसमें x1 y1 पहले थे, x2 y2 बाद में थे। इसमें अगर x2 y2 पहले आ रहे हैं, x1 y1 बाद में आ रहे हैं तो P2 पहले आएगा P1 बाद में। तो ये तीसरा जो एक्सियम है सिमेट्रिक वाला वो भी सेटिस्फाई हो गया। चौथा एग्जाम हमने प्रूव करना है कि डी ऑफ P1 P3 ये लेस देन इक्वल होगा डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3 के, यानी ट्राइंगल इक्वलिटी हमने प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे डी ऑफ P1 P2 ये किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का मॉड। डी ऑफ P2 P3 इक्वल होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x2 माइनस x3 का मॉड y2 माइनस y3 का मॉड। और डी ऑफ P1 P3 जो है ये इक्वल होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x3 का मॉड y3 माइनस y3 का मॉड। अब मैक्सिमम वैल्यू कोई ना कोई तो आएगी, तो हम ये 2-3 केस बन सकते हैं, बल्कि ज़्यादा केस बनेंगे तो हम एक केस कंसीडर कर लेंगे और उसके लिहाज से प्रूव कर देंगे, तो बाकी के लिए भी आपने इसको कंसीडर कर लेना है। फर्ज कर लेते हैं कि डी ऑफ P1 P2 जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड y1 माइनस y2 का मॉड है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हम फर्ज कर लेते हैं कि यह है x1 माइनस x2 का मॉड। दूसरे में हम फर्ज कर लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू x2 माइनस x3 का मॉड। और तीसरे में हम फर्ज कर लेते हैं इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वह x1 माइनस x3 है। ये पहली वैल्यू हमने कंसीडर कर ली कि ये मैक्सिमम होंगे। अब हमने प्रूव क्या करना है कि डी ऑफ P1 P3 ये लेस देन इक्वल होगा डी ऑफ P1 P2 प्लस डी ऑफ P2 P3। तो हम डी ऑफ P1 P3 कंसीडर कर लेते हैं। तो डी ऑफ P1 P3 किसके इक्वल है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x3 का मॉड y1 माइनस y3 का मॉड जो हमने कंसीडर किया हुआ है, लेट किया है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू इनमें से जो है वो कौन सी है, x1 माइनस x3 का मॉड। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं ये x1 माइनस x3 के मॉड के इक्वल। x2 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ऐड भी कर दें, x1 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3। x1 माइनस x2 को a समझ लें, x2 माइनस x3 को b समझ लें, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में a प्लस b का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल a का मॉड प्लस b का मॉड होता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में ट्राइंगुलर इक्वलिटी होल्ड करती। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का मॉड प्लस x2 माइनस x3 का मॉड। तो यहाँ पे हम x1 माइनस x2 का जो मॉड है वो हमारा है डी ऑफ P1 P2 और x2 माइनस x3 का जो मॉड है वो है डी ऑफ P2 P3। तो ये जो है ट्राइंगुलर इनक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वी कैन गेट द सेम रिजल्ट इन द रिमेनिंग केस। बाकी केसेस के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पहली मैक्सिमम वैल्यू ली थी, आप दूसरी लेकर चेक कर सकते हैं, या किसी में से पहली ले लें किसी में से दूसरी, तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। तो बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ट्रू है तो बाकी के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। तो 100 डी इज मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। अब कुछ आपके लिए एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। सी हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, डी हमारे डिफ़ाइन किया गया है सी क्रॉस सी से आर के डी ऑफ Z1 Z2 जो है इक्वल है Z1 माइनस Z2 के मॉड के। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो डी ऑफ Z1 Z2 जो है
ये इक्वल है Z1 माइनस Z2 का मॉड, और आपने इसको प्रूव करना है कि ये जो डी है ये मीट्रिक है, यानी ये चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। इस तरह ये दो आपके पास हैं क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी दो डी दिए हुए हैं आपने इनको भी आपने प्रूव करना है कि ये भी मीट्रिक है। पहला जो है इसमें है कि डी लेट डी बी या मीट्रिक, उसने बता दिया कि डी मीट्रिक है, यानी ये मीट्रिक के चारों एग्जाम को सेटिस्फाई करता है जो डी है। और उसने आपको डी प्राइम दिया है जो एक्स क्रॉस एक्स से आ रहे हैं, और डी प्राइम जो है उसने डिफाइन किया है डी प्राइम जो डी प्राइम ऑफ x1 x2 जो है ये इक्वल होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ x1 x2, यानी जिन पॉइंट्स पे आपने डी प्राइम आपने अप्लाई करना है उन पे आप डी अप्लाई कर लें और वैल्यू फाइंड कर लें, तो 1 और वो जो डी अप्लाई करके आपने वैल्यू फाइंड की है इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डी प्राइम की वैल्यू होगी। तो इसको आपने प्रूव करना है कि ये भी जो है ये मीट्रिक है एक्स पर। आसानी से आप इसको आप कर सकते हैं। आगे जो है D1 और D2 दो मीट्रिक दिए हुए हैं, और डी प्राइम उसने डिफाइन किया है कि डी प्राइम ऑफ x1 x2 कॉमा y1 y2 ये इक्वल होगा D1 ऑफ x1 y1 प्लस D2 ऑफ x2 y2। इसको भी आपने प्रूव करना कि ये x क्रॉस x पर मीट्रिक है। तो ये दो जो क्वेश्चन है ये आपने खुद ही हल करने, इनको आपने चेक करना है कि ये मीट्रिक है।